हेलो एस्पिरेंट्स, क्विक रिवीजन सीरीज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। 1930 में विशाल सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को एक आखिरी मौका दिया। 2 मार्च 1930 को उन्होंने वाइसराय लॉर्ड इरविन के सामने 11 मांगों का एक सेट पेश किया। ये मांगे ब्रिटिश ईमानदारी की परीक्षा थी। इन्हें रणनीतिक रूप से भारत के विविध समूहों, किसानों और उद्योगपतियों से लेकर आम जनता तक को एकजुट करने के लिए चुना गया था। इन मांगों ने भारत की शिकायतों का समाधान कैसे किया और ब्रिटिश प्रतिक्रिया ने ऐतिहासिक दांडी मार्च को सीधे तौर पर कैसे प्रेरित किया। इस सेशन में हम इस अल्टीमेटम के संदर्भ को कवर करेंगे, प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक मांगों का विश्लेषण करेंगे, ये समझेंगे कि क्या मांग नहीं की गई थी और देखेंगे कि ये घटना कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तात्कालिक उत्प्रेरक बन गई। तो संदर्भ क्या था? ये 1929 के कांग्रेस के लाहौर सेशन के ठीक बाद का समय था, जहां पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य घोषित किया गया था। माहौल में जोश था। गांधी ने इन 11 मांगों को अपनी पत्रिका यंग इंडिया में प्रकाशित किया और उन्हें लॉर्ड इरविन के सामने प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य एक न्यूनतम कार्यक्रम पेश करना था, जिसे ब्रिटिश सरकार एक बड़े जन आंदोलन से बचने के लिए स्वीकार कर सकती थी। ये मांगे भारतीय समाज के हर वर्ग को प्रभावित करने वाली शिकायतों का मिश्रण थी, जिससे स्वतंत्रता की मांग सभी के लिए प्रासंगिक बन गई। आर्थिक मांगों ने ब्रिटिश वित्तीय नियंत्रण यानी फाइनेंशियल कंट्रोल के केंद्र पर प्रहार किया। पहली बड़ी मांग किसानों पर बोझ कम करने के लिए भू राजस्व में 50% की कमी करना था। इसके बाद सबसे प्रसिद्ध मांग नमक कर और नमक पर राज्य के एकाधिकार को समाप्त करने की थी। ये एक शानदार कदम था, क्योंकि नमक एक बुनियादी आवश्यकता, बेसिक नेसेसिटी थी, जो हिंदुओं और मुसलमानों, अमीरों और गरीबों को एकजुट करती थी। इसके अलावा उन्होंने सैन्य व्यय और उच्च अधिकारियों के वेतन में 50% की कटौती की भी मांग की। भारतीय उद्योगों के लिए उन्होंने रुपया स्टर्लिंग विनिमय अनुपात को घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस करने और भारतीय कपड़ा उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण देने की मांग की। अब राजनीतिक मांगों को देखते हैं, जिनका उद्देश्य औपनिवेशिक राज्य की दमनकारी शक्ति को रोकना था। गांधी ने उन सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की जिन्हें हिंसा के लिए दोषी नहीं ठहराया गया था। उन्होंने राष्ट्रवादियों की राजनीतिक निगरानी को समाप्त करने के लिए आपराधिक जांच विभाग यानी CID में सुधार की भी मांग की। अंत में एक महत्वपूर्ण मांग शस्त्र अधिनियम में बदलाव थी, जो भारतीयों के हथियार रखने पर भारी प्रतिबंध लगाता था। गांधी चाहते थे कि भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दी जाए, जिससे बल पर राज्य के एकाधिकार को चुनौती मिले। आपकी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस सूची में क्या नहीं था। पहला, डोमिनियन स्टेटस की मांग नहीं की गई थी। ये एक आम गलती है। कांग्रेस 1929 के लाहौर अधिवेशन में पहले ही इससे आगे बढ़ चुकी थी। लक्ष्य अब पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता था। दूसरा, अस्पृश्यता का उन्मूलन इस 11 सूत्रीय अल्टीमेटम का हिस्सा नहीं था। हालांकि ये गांधी का एक मुख्य विश्वास था, लेकिन हरिजन उत्थान के लिए उनके प्रमुख राष्ट्रव्यापी अभियान ने बाद में गति पकड़ी, विशेष रूप से 1932 के पूना एक्ट के बाद। तो ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या थी? वाइसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश सरकार ने 11 सूत्रीय अल्टीमेटम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। 11 मार्च की समय सीमा बीत जाने पर गांधी ने घोषणा की, मैंने रोटी मांगी थी और मुझे पत्थर मिले। ये अस्वीकृति अंतिम उत्प्रेरक थी। 12 मार्च 1930 को गांधी ने अपने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से तटीय गांव दांडी तक एक ऐतिहासिक दांडी मार्च शुरू किया, जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत को चिन्हित किया। अब आइए कुछ त्वरित अभ्यास प्रश्नों के साथ अपनी समझ की जांच करें और ऐसे ही अधिक त्वरित रिवीजन विषयों के लिए देखते रहें विजन IAS।